दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले काफ़ी समय से मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पिछले मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 25 में हमने मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा की। आज आप और हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 26 में मनोविज्ञान के और शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास इन पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके आगामी रिट शिक्षक भर्ती हो, या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड की, आप शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मनोविज्ञान विषय का महत्वपूर्ण योगदान है, उस विषय पर आधारित या उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक है, तो उन टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण कारगर होंगे। तो आपको श्यामपट पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो हम चर्चा करें मनोविज्ञान के प्रश्नों से भाग 26 में। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वर्ण से बालकों को कितने डेसिबल का स्वर्ण से है? 30 से 40 डेसिबल, 35 से 51 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल या कोई नहीं। यानी कि कितने डेसिबल पर बालकों को सुनाई देने की जो क्षमता का जो आकलन है, 30 से 40 यह है नहीं, 40 से 50 भी होता नहीं। इसका मतलब 35 से 51 के मध्य जो डेसिबल माना गया वो मानक माना गया। तो इस दृष्टि से बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र की रुचि पर, छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग पर, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित पर या कोई नहीं। तो यहाँ पर कई बार विद्यार्थी उलझ जाता है कि और वो आनन फानन के साथ प्रश्नों की प्रकृति पहचानता नहीं और उत्तर दे देता है छात्र की रुचि पर आधारित। तो पाठ्यक्रम छात्र की रुचि पर आधारित तो होना चाहिए, लेकिन छात्र की क्रियाशीलता का भी क्या होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है वो है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, यानी कि समय, परिस्थिति और छात्र की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इस दृष्टि से सी आंसर यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्नांकित में से किस सुधार को सुझाया गया? यानी कि एनसीएफ 2005 जो बना, जो कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना, तो उसमें कौन सा सुधार सबसे महत्वपूर्ण माना गया? खुली पुस्तक परीक्षा का, सतत एवं निरंतर मूल्यांकन का, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन या सभी? तो एनसीएफ 2005 की यदि हम बात करें तो उसमें इस बात का तथ्य दिया था कि खुली पुस्तक परीक्षा हो, सतत और निरंतर मूल्यांकन हो, ये भी बात सत्य है, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन हो, ये भी सत्य है। इसका मतलब भी यानी सभी, इन तीनों बात सत्य होने के कारण क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया? रूसो को, अरस्तु को, विलियम वुंट को, थॉर्नडाइक को? तो यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति का बच्चा पहचानता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसे बताया? रूसो ने तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया, तो रूसो होगा नहीं। अरस्तु को कई जगह मनोविज्ञान का जैविक पिता भी बताया गया है, और विलियम वुंट जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। इसका मतलब थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होगा। और थॉर्नडाइक वो व्यक्ति था जिसने अधिगम के सिद्धांत के अंतर काफी लोकप्रिय सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहा। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो डी आंसर होगा थॉर्नडाइक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा के जो 2005 है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, या परीक्षाओं में लचीलापन। तो एनसीएफ 2005 जब निर्माण किया तो उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। उस आधार पर ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना यह था, राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना भी था, परीक्षाओं में लचीलापन, समय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो पाठ्यक्रम ये भी था, लेकिन विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना इस तरह का कोई प्रावधान उसमें तथ्य नहीं कहे गए। तो इस दृष्टि से ए आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षण की किस विधि में विद्यार्थियों को अपनी उपलब्धियां दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रहती है? यानी कि परीक्षण का ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी उपलब्धि दर्शाने में इच्छा रखता है? कहने का मतलब पहला ऑप्शन है गति परीक्षण, समता परीक्षण, मानक परीक्षण या विशुद्धता परीक्षण। कई बार प्रतियोगी तुरंत उत्तर दे देता कि मानक, सही इसमें सब कुछ होगा, जबकि ये आंसर क्या है? गलत है। गति परीक्षण भी होगा नहीं और विशुद्धता परीक्षण भी होगा नहीं। तो परीक्षण की किस विधि में विद्यार्थी अपनी उपलब्धि, अपनी स्वयं की योग्यता, इसका मतलब समता परीक्षण होगा। तो बी आंसर होगा समता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई शिक्षक स्वयं के द्वारा आयोजित चर्चा स्तर में किसी प्रस्तुति का आयोजन करता है तो इसका संबंध है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व सक्रिय योजना निर्माण से, सक्रिय अवस्था से या अंत्य क्रियात्मकता से। तो यदि कोई शिक्षक स्वयं के द्वारा आयोजित चर्चा स्तर पर किसी प्रस्तुति का आयोजन करता है स्वयं के द्वारा, इसका मतलब वो एक तरह से जो शिक्षक है वे अंत्य क्रिया कर रहा है। तो डी आंसर होगा अंत्य क्रियात्मकता से। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? शिक्षा मंत्रालय की पहल पर था, गृह मंत्रालय की पहल पर था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर था, या सभी? तो एनसीएफ 2005 निर्माण हुआ वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर या अनुशंसा पर। तो सी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 8वीं का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास है, कला केंद्रित है, व्यवसाय केंद्रित है, या सभी? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इस बात का उल्लेख किया था कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालकों के मानसिक विकास पर हो, उनमें सिर्फ कला को भी विकसित किया जाए, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद वो बेरोजगार की लाइन में नहीं लगे। तो इस दृष्टि से ये तीनों सही है, इसका मतलब डी सभी सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में इसकी समझ प्राप्त होती है। काफी पेचीदा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में इसकी समझ प्राप्त होती है व्यवहारवाद से, संरचनावाद से, संज्ञानात्मकता से, या मानवतावाद से। कई बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, जो प्रतियोगी है, वो क्वेश्चन की प्रकृति को नहीं समझ पाता, तुरंत वो क्या कह देता है कि एनसीएफ 2000 मतलब मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहारवाद। तो ये आंसर नहीं होगा व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता भी नहीं होगा, मानवतावाद भी नहीं होगा। इसका मतलब संरचनावाद पर आधारित है। और संरचनावाद की यदि हम बात करें तो इसके प्रवर्तक जो थे मनोविज्ञान में वो विलियम वुंट माने जाते हैं। और संरचनावाद एक तरह से एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अंतर्गत, यानी कि उनके जो सिद्धांत रहे, उन्होंने जो तथ्य दिए, उसी पर बाद में भविष्य में जो प्रोफेसर यशपाल थे उन्होंने उन तथ्यों के आधार पर कार्य करने का उल्लेख माना। तो संरचनावाद बिल्कुल क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टेलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में सर्वाधिक बाधक तत्व है
हमारे धार्मिक विश्वास, जाति व्यवस्था, अनावश्यक हमारा डर, हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण। तो टेलर ने सामाजिक परिवर्तन में हमारे धार्मिक विश्वास, जाति व्यवस्था, हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण या अनावश्यक डर। तो 4 ऑप्शन में से उत्तर था हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब टेलर ने जिस सामाजिक परिवर्तन की बात कही, जो सर्वाधिक बाधक तत्व था वो था हमारा स्वयं का प्रत्यक्षीकरण, कि हम जो देखते हैं उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, कोई जो तथ्य आते हैं उसके लिए हमारा क्या होता है, एक तरह से एरर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12वां, उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है। अवरोध, विलोप, विलंबित अधिगम या अधिगम का हस्तांतरण। तो उद्दीपक या अनुक्रिया का सामान्यीकरण जो होता है वो अवरोध होता नहीं, विलोप भी होता नहीं, विलंबित अधिगम भी नहीं होता। इसका मतलब अधिगम का जो हस्तांतरण होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम का हस्तांतरण उद्दीपक अनुक्रिया के सामान्यीकरण का क्या माना जाता, एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणा में उल्टा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज किसने की? काफी महत्वपूर्ण है। मैकफोर्ड लैंड ने की, इब्राहिम मैस्लो ने या मैस्लो ने की, थॉमसन ने की या एलर्ट फर्र ने की? तो अभिप्रेरणा में उल्टा प्रतिगमन सिद्धांत का जो देने वाला जो व्यक्ति था वो था एल्डर फर्र, क्योंकि मैकफोर्ड लैंड ने तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था और जो मैस्लो था उसने मांग के सिद्धांत का उल्लेख किया था। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए थे। इसका मतलब केवल एकमात्र एल्डर फर्र जो था जिसने अभिप्रेरणा में उल्टा प्रतिगमन के सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। इस दृष्टि से डी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसका समर्थन कौन सा दर्शन करता है? यानी कि ईमानदारी या ईमानदारी होना एक अच्छी नीति मानी जाती, इसका समर्थन किस दर्शन ने किया? आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने, प्रयोजनवाद ने या सभी? तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसका समर्थन करने वाला एकमात्र जो दर्शन था वो था प्रयोजनवाद। तो 14वें का आंसर होगा सी, प्रयोजनवाद। तो दोस्तों मित्रों, आज आपने और हमने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 26 में मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने हमने चर्चा की जो आप शिक्षक भर्ती को लेकर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इन प्रश्नों के द्वारा आपको अब तक कितना आपको आ चुका है या और कितनी आपको तैयारी करनी है, यह सारा का सारा मूल्यांकन इसमें आपका हो सकता है। तो संभवतया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और पहली बार मेरा ये जो वीडियो कोई देख रहा है तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय सेकवाल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं आगामी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आप तक क्या है, पहुँच सके। तो वेट शिक्षक भर्ती हो या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो पूर्ण लगनता और मेहनत के साथ आप उसकी तैयारी कीजिए ताकि आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि ये कहा गया है कि सफलता के हीरक रत्न जो होते हैं वे परिश्रम रूपी फावड़े से ही निकाले जा सकते हैं। तो मित्रों, आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर आप अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।